व्यूवर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ चार्ट से सीखिए मैनिफेस्टेशन। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के तरीके आज आप सीखेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक बेस्ट वैदिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे। हाउ टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स के हवाले से बात करेंगे। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना सीखोगे आज की वीडियो में। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर इसको पूरी तरह आपने फॉलो किया जैसे हम बताने जा रहे हैं तो आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। आप आगे चल के बताओगे कि आपने जो ख्वाहिशात की, जो आपने सोचा, उसको तकमील होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। याद रखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा या ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर वीडियो को पूरा फॉलो किया, बीच से देखा या स्किप करके देखा तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, बार बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको सीखने में मजा बहुत आएगा और प्रैक्टिकली इसको सीखोगे तो अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे इस पे अमल करके। याद रखिएगा, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर सब कुछ मौजूद है। हम किससे शादी करने वाली है, हमारी शादी किस घर में होगी, या हमारी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी बर्थ के हवाले से, या हमारे अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, हमारी लव लाइफ के हवाले से, हमारे कारोबार के हवाले से। हम जॉब करेंगे तो कैसी जॉब होगी, क्या कुछ, सब कुछ आपके इस बर्थ चार्ट के अंदर मौजूद होता है। अब सवाल ये है कि हमारे बर्थ चार्ट में क्या ख्वाहिशात पूरी करने का भी कोई फॉर्मूला मौजूद है। आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर थ्रू बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट या कुंडली जिसे कहते हैं, उसके थ्रू कैसे हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि कुंडली मेकर, जैसे ऑनलाइन आप गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन कुंडली मेकर या ऑनलाइन बर्थ चार्ट मेकर, आपको ऐसे हजारों वेबसाइट मिलेंगी जहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ और दूसरी डिटेल्स देने के बाद आपको एक बर्थ चार्ट फ्री में बना के वो देगा और उसको डाउनलोड करके रख लें या उसकी इमेज को अपने पास कॉपी करके रख लें। यही वीडियो के अंदर हमें काम आएगी और ज़रूरी भी है। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन कुंडली मेकर, ऑनलाइन बर्थ चार्ट मेकर के नाम से आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अब हम ये जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने लो शो ग्रिड आ रहा है जिसमें 9 प्लैनेट्स के नाम नंबर्स के साथ दिए हुए हैं। ये नंबर्स याद रखिएगा। फिर एक आपको कुंडली, एक ब्लैंक कुंडली कह लें या ब्लैंक बर्थ चार्ट जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके तकरीबन 12 तक। ये 12 हाउसेज हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स इनके अलग अलग लिखे हुए हैं। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी 12 ज़ोडिएक साइन है, 12 हाउसेज हैं और 9 प्लैनेट्स तकरीबन 9 के करीब है। राहु और केतु, यानी कि ये दो इमेजनरी प्लैनेट्स को मिला देंगे 9 है वरना 7 है। ओवरऑल 9 प्लैनेट जो लोशो ग्रिड के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। यानी इन तीनों की मदद से आपके हाउस नंबर, आपके जो प्लैनेट का नंबर और राशि का नंबर, इनकी मदद से हम निकालेंगे कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपके लिए बेस्ट तो रहेगा। लेकिन हम उस हाउस के बारे में भी जानेंगे कि वो कौन से नंबर का हाउस है जो आपकी आपके जैसे कहते हैं ना, इच्छा पूर्ति या अपने ख्वाहिशात की तकमील करने का, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो डिजायर करते हैं उसको कंप्लीट करने का हाउस माना जाता है। 11th हाउस याद रखिएगा। चाहे कुंडली को अपसाइड डाउन या डाउन ऊपर से नीचे कर दें या साइड बाय साइड कर दें, जैसी भी पोजीशन में कुंडली या बर्थ चार्ट हो, 11 नंबर आपने देखना। ये 11 नंबर जो होगा ये आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर माना जाता है, आपके डेली वेजेस का, आपके डिजायर्स का, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी इसको माना जाता है। तो 11 नंबर कुछ भी हो, आपको नंबर याद रखना है। 11 नंबर आपको अभी जो टारगेट पोजीशन है वो होगा। ये 11 नंबर का घर आपका हाउस ऑफ डिजायर भी कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसी पर आज हम काम करेंगे। अब हम वो काम भी देखेंगे जो करने के बाद ये 11th हाउस एक्टिवेट होता है या इसके थ्रू हम काम ले सकेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के हवाले से। चाहे आप किसी भी वेबसाइट से अपनी कुंडली बनवा रहे हैं या किसी से बनवा रहे हैं, तो वहां जो कुंडली वो बना कर देगा या जो बर्थ चार्ट बना के देगा उसमें 11 नंबर याद रखिएगा। चाहे वो साइड में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो या कहीं पर भी हो, 11 नंबर आपके जो डिजायर का हाउस, आपकी ख्वाहिशात का घर माना जाएगा। जैसे आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, ये राशियों के या ज़ोडिएक साइन के नंबर्स हैं। बुरुज, जितने भी बुरुज हैं, 12 के 12 बुरुज के नाम और उनके लिए कौन सा रूलिंग लॉर्ड उनका होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेष राशि एरीज के लिए मंगल यानी मार्स होता है। इसी तरह अगर आप वृषभ राशि यानी टॉरस की बात करें, इसके लिए शुक्र यानी वीनस जो है वो इसका रूलिंग लॉर्ड होता है। मिथुन का या जेमिनाई का जो है बुध रूलिंग लॉर्ड या मर्क्यूरी रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। इसी तरह कर्क राशि कैंसेरियंस का जो है वो चंद्र, चांद, मून जो है इसका रूलिंग लॉर्ड होता है। इसी तरह से सिंह राशि लियो के लिए सूर्य सन, कन्या राशि विर्गो के लिए बुध यानी मर्क्यूरी, तुला राशि लिब्रा के लिए शुक्र यानी कि वीनस और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए
मंगल यानी कि मार्स को माना जाता है। इसी तरह धनु यानी सेजिटेरियस के लिए गुरु यानी जिसको जुपिटर भी कहते हैं, और मकर यानी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए शनि यानी कि रूलिंग लॉर्ड सैटर्न माना जाता है। इसी तरह कुंभ के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए शनि यानी कि सैटर्न माना जाता है। और आखिर में आप देख सकते हैं कि मीन राशि या पाइसिस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से गुरु यानी जुपिटर को रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। तो इस तरह से 12 के 12 ज़ोडिक साइन के बुरूज के अलग अलग प्लैनेट्स हैं। किसी के आप देख रहे हैं कहीं कहीं रिपीट भी हुए हैं दो दो, तो ये भी होता है, जोड़ियों में भी होता है, एक ही प्लैनेट दो ज़ोडिक साइन के लिए हो सकता है, ये भी मुमकिन है। तो इस तरह से आप मून को देखोगे वो एक दफ़ा है, सन को देखोगे वो एक दफ़ा है, बाकी तमाम प्लैनेट दो दो दफ़ा आ रहे हैं जोड़ियों में। तो ये भी इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आपको करना ये है कि जो हमने आपको बर्थ चार्ट बताया था उसमें नंबर्स लिखे थे 1 से लेके 12 तक। इसी तरह आपने जो कुंडली बनवाई है ऑनलाइन या किसी भी ज्योतिषी से या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट से बनवाई हो, तो उसका जो चार्ट आपके पास मौजूद है उसमें भी नंबर्स लिखे होंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका 11th नंबर जो है, आपका जो 11वां नंबर का हाउस है उसके अंदर क्या नंबर है, ये आपने देखना है। और उसी नंबर को आज हम बात करेंगे। अब 11वें घर में याद रखिएगा, 11वां घर इस कुंडली का जो आ रहा है उसके अंदर कौन सा नंबर लिखा है ये आपको देखना है। अब वो जो 11वें घर का जो आपको दिखाया मैंने, अगर वहां पे लेट सपोज 9 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, आपको पता चल गया कि ये वही जगह है जो कि आपको ब्लैंक चार्ट के अंदर बताया गया है, और आपकी कुंडली के अंदर इस जगह पे जहां ब्लैंक चार्ट में 11 लिखा था वहां पे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो धनु राशि यानी कि वो सेजिटेरियस है। और 9 नंबर सेजिटेरियस के लोशो ग्रेड में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बुरूज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बुरूज में आपको प्लेनेट तो नजर नहीं आएगा, लेकिन 9 नंबर होता है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए, जिसका रूलिंग लॉर्ड जो होता है वो गुरु होता है यानी जुपिटर। और जुपिटर के हवाले से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पता चल गया कि 11th हाउस जो आपका, जैसे आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका जो राशि लिखा हुआ है, जो ज़ोडिक साइन लिखा हुआ है वो जुपिटर लिखा हुआ जो है वो सेजिटेरियस लिखा हुआ है, और उसका रूलिंग लॉर्ड अगर जुपिटर है, तो इससे पता चल गया कि इसका रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, ये निकल आया। यानी कि आपके जैसे आपका जुपिटर निकला, मे बी मेरा जो है वो जुपिटर ना निकले, मेरा कोई और जो है वो सैयारा निकला है, मंगल निकला है, मार्स निकला है। इसी तरह किसी और का दिखा तो उसका फिर कोई और मर्क्यूरी निकल आया, बुध निकल आया, तो ये भी हो सकता है। याद रखिए 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कौन सा है, जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने जस्ट आपको दी तो उसका जो है जुपिटर रूलिंग लॉर्ड आता है। फर्ज करें कि आपके 11वें हाउस में 12 लिखा हुआ है, तो 12 होता है मीन राशि यानी कि पाइसिस का नंबर, यानी ये हाउस का नंबर नहीं होता है। यानी अलग से अगर 12 लिखा हुआ है उसी हाउस के अंदर, तो इसका मतलब कि वो आपकी राशि बता रहा है, यानी मीन राशि पाइसिस को बता रहा है। और साथ में कभी कभार जे यू या छोटा सा जे यू लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड है। तो जुपिटर रूलिंग लॉर्ड है, इट मीन्स के 11th हाउस में जुपिटर था उस वक्त जब आपकी पैदाइश हुई। इन केस अगर आपका बर्थ चार्ट में अगर ऐसा है तो मे बी कोई और प्लैनेट हो, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि अगर 12 लिखा है तो 12 का मतलब हुआ मीन राशि और पाइसिस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो जुपिटर होता है। फर्ज करें अभी के जो हालात के हिसाब से अगर जुपिटर इसी घर में पाया गया, यानी आपको मालूम हुआ कि जुपिटर इसी घर में बैठे हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 11th हाउस का मालिक है वो, या 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर जुपिटर आपको रूलिंग लॉर्ड मालूम हुआ कि आपका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, और फर्ज करें कि ये अगर छठे घर में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे, तो इसको कहा जाएगा कि 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है। यानी आपको सिर्फ दो ही चीजें मालूम करनी है, एक तो ये कि आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कौन था, यानी जब आप बर्थ चार्ट अपना निकलवाओगे, और आपको मालूम है हमने शुरू में तरीका बता दिया कैसे आप अपना बर्थ चार्ट या कुंडली बनवाओगे, तो उसके अंदर जो 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है वो आपको मालूम करना है कौन सा प्लेनेट है। दूसरी चीज आपको करना है कि वो प्लेनेट जैसे जुपिटर अगर फर्ज करें तो वो अभी प्रेजेंट में कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो इस तरह आपको दो चीजें मालूम हो जाएंगी। अगर ये दो चीजें आपको पता चल गई तो आप वो टेक्निक आसानी से सीख सकोगे जिससे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हुए, अपनी ख्वाहिशात को तकमील देते हुए, पूरा करते हुए आप लोग देखोगे। तो दो चीजें मालूम करके कमेंट में जरूर बताना है। पहली चीज कि आपके 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कौन सा है, और इन 12 घरों में से कौन से घर में वो बैठा हुआ है। 12 के 12 घरों के हवाले से इन शॉर्ट बताएं। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपके अपने आप, जैसे आपके अपने बारे में जो आप कहते हैं ना कि आपके अपने फीचर्स के हवाले से इसका घर माना जाता है। इसके अलावा दूसरा घर अगर हम सेकंड हाउस की बात करें तो ये आपके खानदान का, आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन, आपके गुस्से का घर भी सेकंड हाउस, आपके धन दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का घर भी इसको माना जाता है।
तीसरा घर, अगर थर्ड हाउस की बात करें तो आपके भाई बहनों का घर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन काम आप जो करते हैं या सेल्स का काम करते हैं तो उसके हवाले से भी इस घर को माना जाता है। और याद रखिएगा थर्ड हाउस आपके मेहनत का, आपकी सख्त मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी पूरा 100% आउटपुट आप जो देते हो अपने काम के अंदर, उसका घर भी इसको माना जाता है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का, आपकी जायदाद का, आपकी इनकम का घर भी, यानी अच्छा पैसा जो आप कमाते हो, जो आप जमा करते हो, जो आप मल्टीप्लाई करते हो, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, इसका घर भी इसको माना जाता है। पांचवा घर की बात करें, आपकी औलाद का घर, आपकी औलाद के कंसीव करने का घर, आपकी बुद्धि, आपकी अक्लानी ताकतों का, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स का घर माना जाता है, आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है, आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज, आपके अच्छे मार्क्स लेना एग्जामिनेशन में, बैरन मुल्क जाके पढ़ना, इसका घर भी इसको माना जाता है। छठे घर की बात करें तो आपके रास्तों की तमाम रुकावटें, जॉब के अंदर जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उसके अलावा अगर बात करें आपके कर्जों के हवाले से, आपके दुश्मनों के हवाले से, आपकी बीमारियों के हवाले से, छठा घर उसका घर भी माना जाता है। सातवें घर की बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग का घर माना जाता है। आपके बिजनेस, चाहे वो आपका जो है वो फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या पार्टनरशिप का बिजनेस हो, उसका घर भी इसको माना जाता है। आठवां घर, एट्थ हाउस, आपके जिंदगी में घटने वाले अचानक जो हादसात होते हैं, अचानक से कुछ होना, इसके घर को, या बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, उसका घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा नाइन्थ हाउस की बात करें तो ये आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी का, आपकी तकदीर का, आपके फेवर में होने वाली चीजों का, यानी आपके हर मामला आपके फेवर में जाए, आपकी किस्मत, आपका गुड लक, इसका घर नाइन्थ हाउस को माना जाता है। इसी तरह 10वां घर हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हम जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसका घर इसको माना जाता है। इसी तरह 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपके डेली इनकम का, डेली वेजेस का, आपकी इच्छा पूर्ति कह लें या आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर 11th हाउस को कहा जाता है। 12वें घर की अगर बात करें तो आप बैरून मुल्क के दौरे, वहां जाके जॉब करना, कारोबार करना, इमिग्रेशन के मसले हल होना, हर लिहाज से आपके खर्चों का घर भी इसको माना जाता है। आपके एक्सपेंसेस का, जेल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल का घर भी इसको माना जाता है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के लिए भी 12वें घर माना जाता है। आपका रिलीजियस होना, कितने रिलीजियस हो, कितने नास्तिक हो, कितने आस्तिक हो, इस हवाले से आप कह सकते हो कितना ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुझान है और कितना ज़्यादा आप जो मेडिटेशन वगैरह करते हो, इसका घर इसको माना जाता है 12वें घर को। अब कमेंट्स में आके जरूर बताइए कि 11th हाउस किस चीज का घर है। ये एक सवाल है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी अब बता दोगे कि 11th हाउस किस चीज का घर माना जाता है। एक थोड़ी सी एग्जांपल के बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि कैसे ये टेक्निक काम करती है। जैसे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे 11th हाउस जहाँ लिखा हुआ है वहां पे हमने 10 लिखा हुआ है येलो कलर में। येलो कलर में 10 नंबर, ये किस चीज का, ये अभी हम आपको बताते हैं। अब 10 नंबर अगर लिखा है, लेट्स सपोज आपकी कुंडली में अगर ऐसा हो रहा है, आपके बर्थ चार्ट में फर्ज करें वहां पे 2 लिखा हुआ है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2 नंबर कौन से ज़ोडिक साइन, वृषभ राशि का होता है। इसी तरह 5 लिखा है तो कौन से ज़ोडिक साइन का नंबर होता है, आप सब जानते हैं लियो का नंबर होता है। इसी तरह विर्गो का 6 होता है। इसी तरह से आप आएंगे तो पाइसिस का होगा। 10 जैसे सामने लिखा हुआ है तो 10 नंबर किस ज़ोडिक साइन का होता है। आप में से बहुत सारों ने जवाब दे दिया होगा, कमेंट्स में भी बता पाएंगे कि अगर 10 है तो 10 किस ज़ोडिक साइन का। ये है कैप्रिकॉर्न का, कैप्रिकॉर्नियन का जो है वो 10 नंबर होता है। और इनका रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो इनका रूलिंग लॉर्ड होता है अब 10 नंबर के या कैप्रिकॉर्न के रूलिंग लॉर्ड शनि यानी कि सैटर्न माने जाते हैं। अब फर्ज करें कि सैटर्न जो है वो तीसरे घर में आपने पाया कि ये तीसरे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप तीसरे घर की एक्टिविटीज करोगे, मींस तीसरा घर किसका होता है, अभी हमने आपको बताया था। तीसरा घर, कमेंट्स में बताइएगा तीसरा घर किसका होता है। तीसरा घर होता है आपके बहन भाइयों का घर, आपके ऑनलाइन काम, जो आप बाहर बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो या कोई भी बैरून मुल्क से जुड़ा काम, ये सारा थर्ड हाउस के अंदर आता है। अब एक और चीज याद रखिएगा, तीसरा घर आपकी मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का घर भी होता है। जहां हार्ड वर्किंग कर लिया आपने, पूरा 100% अपने काम में दे दिया, कामयाबी मिलनी है, मैनिफेस्टेशन आपकी कामयाब होगी। जो सोचोगे, जो तस्वुर करोगे, जो ठान लोगे, वो हासिल करके रहोगे। ये ट्रिक है, यानी कि आपका रूलिंग लॉर्ड कौन से हाउस में बैठा हुआ है उसको देखना है। और अगर उस हाउस में लेट सपोज अगर छठे घर में बैठा है तो छठा घर आपके कर्जे का घर है, आपके दुश्मनों का घर है, आपके बीमारियों का घर है। और भी 2-3 चीजें हमने बताई। कहने का मतलब इन चीजों को पॉजिटिव वे में पूरा करना, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करना, या
इन चीज़ों के लिए काम करना, ये आपको कामयाब करेगा और अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे अगर 6th हाउस में है तो। थर्ड हाउस की हमने आपको एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज सैटर्न आपके थर्ड हाउस में, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो। अगर थर्ड हाउस में सैटर्न है तो इसका मतलब कि ये राइटिंग का घर भी, आप लिखने वाला काम करोगे, यानी अपनी ख्वाहिशात को लिख के रखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, लिखोगे तो उसकी तकमील का जरिया आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सर आपने देखा भी होगा कि लिख के रखने से, आपको अपने डिजायर्स को लिख के रखते हो और उसको डेली बेस पे रोजाना 2 3 4 जब भी आपको मिलता है उतनी दफा उन डिजायर्स को, उन ख्वाहिशात को देखते हो तो ये चीज भी काम करती है। मुसलसल अपनी एक ही ख्वाहिश को बार बार लिखना, यानी एक ऐसी ख्वाहिश है जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हो और उस ख्वाहिश को बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो एक वक्त आके, जैसे कहते हैं ना, कायनात भी जुट जाएगी उसको पूरा करने में। तो ये वक्त होता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन कामयाब होती है और इसके अंदर आपको कुछ होता हुआ नजर आता है। सिनेरियो जो हमने आपको बताया, अगर ऐसा है कि अभी जैसे हमने एग्जांपल आपको दी सैटर्न के हवाले से, और फिर उसके थर्ड हाउस में अगर आपने देखा कि वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का घर भी, अपने बहन भाइयों के साथ अपने डिजायर्स को, ख्वाहिशात को शेयर करना या अपने बिजनेस में उनको इन्वॉल्व करना, क्योंकि छोटे भाई बहनों को अपने बिजनेस में लगाना ये भी कामयाबी की ज़मानत होता है और कामयाबी आपको मिलती है। आपकी ख्वाहिशात के बारे में उनको शेयर करना, ये भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बनाएगा। थर्ड हाउस के बारे में एक और चीज़ हमने बताई थी कि ये ट्रैवल का घर भी माना जाता है। लेट्स सपोज अगर ऐसा सिनारियो बन रहा है जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो आपका ट्रैवल करना, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस चाहे शॉर्ट डिस्टेंस, भले महीने में एक दफ़ा करें, कभी समंदर किनारे चले गए, कभी घर से बाहर ग्राउंड में टहलने चले गए, वापस आ गए, या फिर कहीं नज़दीक में कुछ सामान लेने चले गए, कुछ ना कुछ सफ़र में आप खा, तो भी आपके डिज़ायर्स आपके सामने कंप्लीट होते हुए आपको चंद दिनों में नजर आएंगे। ट्राई करके देख लो, जो घर आपका, जो घर है, फर्ज करें कि ये घर नहीं है, थर्ड हाउस नहीं है, थर्ड हाउस में आपका रूलिंग लॉर्ड नहीं बैठा हुआ, आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो फर्ज करें कि आपके जो है वो 7th हाउस में बैठा है फॉर एग्जांपल। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन का घर होता है, आपके बिजनेस का घर होता है। अपने बिजनेस में दिल लगा के काम करना, अपना 100% से भी ज़्यादा देना, खूब मेहनत करना, ये भी आपके ख्वाहिशात को मुकम्मल करेगा। या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे रिलेशंस का रखना, उनसे आराम से बात करना, उनसे तामुल से बात करना, उनके सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी से रोकना, अपने आप को ज़िद्दी होने से रोकना, ये सब चीज़ें भी आपकी ख्वाहिशात को फुलफिल करते हुए, कामयाब करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तरीका आप समझ गए, जो घर होगा उसके तमाम क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए आपको चलना है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अब लेट सपोज हम बात करते हैं कि फर्ज करें हमारा रूलिंग लॉर्ड जो है वो बुध है, और बुध का मतलब होता है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी को लेट सपोज फॉर एग्जांपल कि ये किस्मत के घर में बैठा हुआ है, ये आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर में बैठ गया है, यानी फर्ज करें कि ये आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। 9th हाउस जो क्राइटेरिया बताता है, जो चीजें बताता है, जो एक्टिविटीज बताता है, उसको करके आपको यकीनन कामयाबी होगी। मैनिफेस्टेशन को अपने आंखों के सामने पूरा होता हुआ आप लोग देखोगे। 9th हाउस के अंदर आपके वालिद आ जाते हैं, आपके उस्ताद, आपके मेंटोर्स आ जाते हैं। 9th हाउस की किस्मत का घर है, यहाँ पे आपका रिलीजन, आपका मजहब आता है, आपका मेडिटेशन आता है, आपका अपने मजहब की तरफ रुझान, अल्लाह की तरफ प्यार और मोहब्बत का जो एक एटीट्यूड आपका होता है वो भी इसके अंदर आता है। तो अब याद रखिएगा, ऐसा मुस्लिम मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, कोई और मजहब से, अपने प्रेयर्स हॉल के अंदर, अपने मजहब की जगह पे जहाँ आप अपने मजहब को प्रैक्टिस करते हो, अपने रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हो, वहाँ जाके उन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन का करना। देखिए मेडिटेशन हर मजहब में, कोई अगर ऐसा बोलता है ना तो बता देना, मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी कि फलाना मजहब ऐसा है जहाँ पे जो है वो मेडिटेशन या इबादत होती ही नहीं है, तो मैं मान जाऊँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आएगा कि ऐसा है। बहरहाल मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप अल्लाह की याद में तस्बीहात का विर्द कर सकते हो, कुरान ख्वानी वगैरह आप करवा सकते हो। यानी आप अगर एज अ मुस्लिम आप ख़त्म कुरान करवाते हो अपने घर में या अपने प्लेस पे, अपने वर्किंग प्लेस पे, ये भी फ़ायदा देगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बनेगा। यानी मजहब से रिलीजियस होना आपकी किस्मत को चमकाएगा, आपकी किस्मत को आपके फेवर में करेगा। तो ये 9th हाउस के एग्जाम्पल, जैसे इससे पहले हमने थर्ड हाउस की एग्जाम्पल दी, अब हमने 9th हाउस के हिसाब से बिल्कुल एक डिफरेंट रूलिंग लॉर्ड यूज करके बताया कि अगर रूलिंग लॉर्ड आपका मर्क्यूरी है, बुध है, तो फिर क्या कुछ आपको करना होगा। लेकिन उस घर की सिर्फ जो, ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी है तो उसके लिए डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है। अगर मर्क्यूरी की जगह यहाँ पे वीनस भी होता, अगर वीनस भी 9th हाउस में होते, तो आप 9th हाउस के तमाम एक्टिव हिस्सों को, यानी 9th हाउस किन किन चीजों से एक्टिव होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज पे 9th काम करता है, यानी किस्मत के घर के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों को फॉलो करके आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकोगे। एक बात याद रखिएगा, माजी में अगर आप अपने वालिद से बदतमीजी कर चुके हो, कोई ना कोई तल्ख बातें कर चुके हो या कुछ ऐसा कर चुके हो, तो
बेशक बद्दुआ नहीं दी होगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुंची होगी। अल्लाह ताला के पास रजिस्टर में लिख दिया गया होगा कि ये चीज़ इसने करी है, इसकी सज़ा मिलनी है। तो ये चीज़ें इसको ख़त्म करना है। इसकी वजह से ये चीज़ें हैं जो रास्ते में रुकावटें बनती हैं। तो अपने वालिद के पैर दबाना, ये मतलब कोई नीचे नहीं हो जाता, कोई आटा नहीं हो जाता अगर वालिद के पैर दबा दिए या उनके कोई छोटे मोटे काम कर दिए, उनको कोई ऐसी चीज़ें ला के जिससे वो खुश होते हैं, इस तरह करके उनकी दुआएं लेना, कुछ भी करके उनकी दुआएं लेना। तो वालिद की दुआएं लेना, अगर 9th हाउस की हम बात करें तो ये भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील में बहुत तेजी लेकर आ जाएगा। इसी तरह से आपके मेंटोर्स हैं, तो मेंटोर्स के साथ मेंटर का भी एक होता है ना कि उनकी दुआएं लेना। आपका उस्ताद है, आप उसकी इज्जत करते हो, आप उसको हमेशा अपने ऊपर रखते हो, आप उसको इतना इज्जत देते हो, तो वो भी दुआएं देता है। वो भी आपकी आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआएं करता हुआ नजर आता है। तो वहाँ से ये भी आपको आउटपुट मिलता है और इस तरह से आपका काम पूरा होता हुआ नजर आता है। एक छोटा सा काम कीजिएगा आपके अच्छे के लिए। अभी जो शुरू में हमने 12 के 12 घरों की एक्टिविटीज़ गिनवाई थी ना कि फर्स्ट हाउस ये इन इन चीज़ों का है, सेकंड हाउस इन चीज़ों का है, थर्ड हाउस आप ये कमेंट्स में लिखिए आके। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सारे के सारे हाउसेज याद, हम देखना चाहते हैं आप में से कितने लोगों को याद है कि 12 के 12 घरों में किन किन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं। और एक दफ़ा अगर आपके जहन में ये बैठ गया ना कि कौन से हाउस में किस चीज़ों का फ़ायदा है, तो उन चीज़ों को पूरी कोशिश करोगे। जब भी आपको पता चलेगा आपका रूलिंग लॉर्ड उस हाउस में, फर्ज करें 6th हाउस में या फिर 9th हाउस में या 8th हाउस में, तो आप उसके तमाम एक्टिविटीज़ को फॉलो करोगे। अगर आपको याद होगा, याद ही नहीं होगा तो आप कैसे कैसे फॉलो करोगे? आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से हाउस के अंदर क्या क्या फ़ायदे होते हैं या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करना होता है। बहरहाल करने से आपको एक जस्ट एक बता रहे, अगर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, कोशिश करें कि 12 के 12 घरों के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। याद रखिएगा एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर 9th हाउस और 3rd हाउस में ट्रैवल के हवाले से एक बड़ा फ़र्क है। 3rd हाउस आपके छोटे छोटे ट्रैवल्स का, यानी यहाँ जैसे आप कराची में रहते हैं तो फेडरल बी एरिया से आप गार्डन चले गए या आप जो है वो दस्तगीर चले गए फॉर एग्जांपल, या हुसैनाबाद चले गए, तो ये छोटे छोटे ट्रैवल्स हैं। लेकिन बड़े बड़े ट्रैवल्स, लॉन्ग ट्रैवल्स, यानी आप यहाँ से हुंजा गिलगित चले गए, कराची से लाहौर चले गए या बड़े एरिया को कवर कर गए, लॉन्ग डिस्टेंस, या आप बैरून मुल्क चले गए, कोई कनाडा, जर्मनी, इस तरफ। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए आप वीज़ा लगवाओगे, फिर इतना खर्चा करके बैरून मुल्क जाओगे और फिर आके बोलोगे कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई कि नहीं हुई। ये तो बड़ा सिली हो जाएगा। तो कोशिश करें, लॉन्ग डिस्टेंस से मुराद है कि आप कोई दूसरे शहर की तरफ चले गए, ये थोड़े लंबे सफ़र में चले गए। यहाँ से हैदराबाद भी तो दूर है ना, तो कराची से हैदराबाद चले गए, या और कुछ नहीं तो ठट्ठा या फिर कलरी झील की तरफ, या कोई जैसे कि अगर समंदर किनारे जाने हैं तो आज सैंड्स पिक की तरफ चले गए, या फिर आप जो टर्टल बीच की तरफ या ऐसे कोई जगह पे दूर दराज इलाके में चले गए। तो ये भी एक लॉन्ग ट्रैवल के अंदर आता है, और लॉन्ग ट्रैवल फिर इसी 9th हाउस को कवर कर रहा होता है। अगर आपका रूलिंग लॉर्ड 9th हाउस में है ना, तो समंदर किनारे आप जाते हो फॉर एग्जांपल, ऐसा शायद ही कराची के अंदर, यानी मैं कराची की अगर बात करूँ तो शायद कोई ऐसा हो जो ये बोले कि हम 10 साल में एक बार समंदर पे जाते हैं। है तो कमेंट्स में लिखिएगा। जो 5 साल तक जिसने समंदर का मुंह नहीं देखा, चले छोड़ दें। 2 साल तक समंदर का, अरे ये भी छोड़ दें, 1 साल से समंदर का, जिसने भी 1 साल तक समंदर का मुंह नहीं देखा, सैल्यूट करूंगा उसके ऊपर कि वो इतनी बानी दे रहा है कि समंदर तक जाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। अमूमन मैं समझता हूँ कराची का हर शख्स, अगर कराची की बात कर रहा हूँ तो, या आपके एरिया में समंदर या दरिया है या हिल स्टेशन है, अगर आप जाते हो तो कमेंट्स में लिखिएगा कितनी दफ़ा आप लोग जाते हो। तो इस तरह एक बार सफ़र करना, 2-3 बार करना, साल में 4 दफ़ा भी सफ़र करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके ख्वाहिशात को तकमील करवाने के चक्कर में। एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस से मुराद है, फ़र्ज़ करें आपकी जॉब लगती है, फ़र्ज़ करें आप कराची में काम करते हो, लेकिन आपके जो है वो बहुत दूर कहीं जाके आपकी जॉब लगी, जहाँ ट्रैवल करके आप जाते हैं, तो जाने आने में ही आपके, जैसे फ़र्ज़ करें क्लिफ्टन की तरफ कहीं आपकी जॉब लग गई और वहाँ जाने आने में आपको पता है कितना, 1-1.5 घंटा, कितना, आप कमेंट्स पे लिखिएगा फेडरल एरिया से क्लिफ्टन जाने में कितनी देर लगती है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये भी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो आपको वहाँ या तो रहने के लिए वहाँ चले जाते हो या दूर दराज इलाके में रहने चले जाते हो। वजह ये कि आपका वर्किंग प्लेस बहुत दूर है, तो आपको काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है, तो आप वहाँ रहने चले जाते हो। ये भी आपके ख्वाहिशात की तकमील करने में बड़ा हिस्सा डालेगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये भी काउंट होगा। एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तुला राशि आप सब जानते हैं, जिसको हम लिब्रा भी कहते हैं, बुर्ज मीज़ान। अगर बुर्ज मीज़ान का नंबर यहाँ लिखा है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो नंबर आप स्क्रीन पे 7 लिखा हुआ है, तो येलो कलर में 7 लिखा हुआ है, ये 7 का मतलब होगा कि यहाँ लिब्रा की बात हो रही है। जो राशि, जो ज़ोडिक साइन, जो बुर्ज है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
तो 7 यानी कि 7 नंबर का बुर्ज या इस बुर्ज का जो लिब्रा का रूलिंग लॉर्ड कौन सा है? अब याद रखिएगा, ये इसका रूलिंग लॉर्ड वीनस होता है। वीनस यानी शुक्र। और शुक्र जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फर्ज करें अगर इधर बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस, आपके जो लाइफ पार्टनर और आपके लव पार्टनर, दोनों के साथ आपके रिलेशंस को काउंट किया जाएगा कि कितना अच्छा आपका रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर के साथ बनता है, कितना अच्छी तरह आप रहते हो, अपने गुस्से पे काबू पाते हो, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करते हो, अपनी ख्वाहिशात, और मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजरे। लड़ाई झगड़ा इतना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत काउंट होंगी। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके 7th हाउस के हवाले या आपके वीनस के हवाले से बात करें तो वीनस के हवाले से पब्लिक रिलेशंस भी आता है। 7th हाउस की अगर हम बात करें, यानी कि 7th हाउस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर माना जाता है। लेकिन 7 नंबर तो आपके राशि का नंबर है। यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे, हाउस के नंबर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 7 नंबर आपके राशि का नंबर है और आपकी राशि वीनस आती है। तो वीनस प्यार मोहब्बत का सैयारा माना जाता है और रोमांस का सैयारा भी माना जाता है और पब्लिक अफेयर्स का सैयारा भी माना जाता है। यहाँ पर इस हाउस में, जिस हाउस में भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस हाउस चूंकि वीनस बैठा हुआ है, तो यहाँ इसकी वजह से आपको पब्लिक अफेयर्स में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पब्लिक अफेयर्स में आप जाओगे, जितना लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, जितना इंटरेक्शन होगा, उतना ही अपनी ख्वाहिशात की मैनिफेस्टेशन में तेजी आते हुए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील को होते हुए आप लोग देखोगे। अब आपको एक चीज और दोबारा बता देते हैं कि आपका रूलिंग लॉर्ड जो भी हो, चाहे मून हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे वीनस हो, जो 11th हाउस का आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये याद रखिएगा। पहली चीज, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नंबरों में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यकीनन काफी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि समझ नहीं आ रही, कौन सा नंबर क्या है, कैसे चलना है। आसान तरीका बता रहा हूँ, अभी आपके स्क्रीन के सामने कुछ चीजें हम आपको लिखा हुआ तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ये कि हम बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा कि क्या क्या चीजें करनी है। अगर आपका 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड कोई भी हो, पहली फिक्र तो आपने करनी ही नहीं कि रूलिंग लॉर्ड कौन सा है, लेकिन रूलिंग लॉर्ड 11th हाउस में बैठा कौन है ये पता होना चाहिए। कि आपके बर्थ चार्ट में फर्ज करें कि वीनस अगर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो वो अभी के हवाले से किस हाउस में बैठा हुआ है। फर्ज करें 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो 5th हाउस की तमाम एक्टिविटीज को आपने गौर से सुनना है कि ये चीजें करोगे आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। फर्ज करें आपका रूलिंग लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है, तो 1st हाउस की तमाम एक्टिविटीज हम अभी बोलेंगे, उनको पूरा करिएगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। तो इट मीन्स के इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप मालूम करेंगे आपका रूलिंग लॉर्ड इस वक्त कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक्टिविटीज करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पाओगे। देखिए, अगर 1st हाउस में, तो 1st हाउस को इन डिटेल बता देते हैं कि आपके बालों का आपको ख्याल रखना है। जड़ते हैं बाल, बहुत वाइट हो रहे हैं या बहुत बुरी हालत में है, तो ये मामलात को बिगाड़ देगा। अपनी फिटनेस पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम। 1st हाउस की बात करें, अगर 1st हाउस के अंदर आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा हुआ है अभी, तो फिर ये चीज़ें आपको करनी और आप देखेंगे इसका कितना बड़ा फायदा आपको होगा। अपने फिटनेस पे आपको फोकस रखना है, अपना फिटनेस को अच्छे से अच्छा बनाना है, अपने आप को चाको चौबंद एक्टिव रखना है। इसके अलावा अपने घर का जो ईस्टर्न मशरकी हिस्सा है, आपके कंपास में आपको पता चल जाएगा ईस्ट किस तरफ आपके घर का आता है। आपके घर के ईस्टर्न हिस्से में कोई भी जगह पे, लकड़ी पे या कोई हैंगिंग एरिया पे जहां आप उसको पेपर को चिपका सको, अगर नहीं है तो आप पेपर को, छोटे से टुकड़े को चिपका सकते हो अपनी ख्वाहिश को लिख के। फर्ज करें कि आप चाह रहे कि एग्जामिनेशन में अव्वल पोजीशन मेरी आनी चाहिए, इस तरह लिख कर आप जो है येलो पेपर पे आप रेड इंक से यानी लाल इंक से आप येलो पेपर पे लिखोगे और घर के ईस्ट वाले हिस्से यानी कि मशरकी हिस्से में आप इसको पेस्ट कर दोगे, तो इसका भी फायदा आपको नजर आएगा। अब अगर दूसरे घर के हाल से बात करें, अगर दूसरे घर में आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा हुआ है, तो क्या क्या करना है? तो आपको मीठा बोलना है, सबसे अच्छी तरह से तहम्मुल से बात करना है, गुस्से में बात नहीं करना, अपने गुस्से को काबू में रखना है और बहुत ही नरम लहजे में लोगों से बात करनी है। अपने खाने पीने की चीजों ध्यान देना है, ओवर ईटिंग नहीं करना, ऑयली ग्रीसी चीजें नहीं खानी, बीमार पड़ जाए ऐसी चीजें नहीं खानी, तो भी आपको फर्क नजर आएगा। ऐसे में कोई भी आपके जेब में नोट आप रखते हो, अपने पर्स में एक नोट रखते हो, कोई भी एक ऐसा नोट जिसको आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, उसमें अपनी ख्वाहिश को लिख लो, लिखकर अपने पर्स में रख लो और फिर इसका फायदा देखो। ये चीज 2nd हाउस में होने का फायदा आपको देगा। 3rd हाउस के हवाले से बात करें, अगर 3rd हाउस में आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स नहीं करें, शॉर्ट ट्रेवल, छोटे छोटे डिस्टेंस के ट्रेवल रोजाना करें तो अच्छा। अगर नहीं कर पाते तो 2 महीने में एक दफा तो कर सकते हैं ना, तो 2 महीने में या 1 महीने में एक दफा छोटा कोई ट्रेवल जरूर करें और ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अपनी जो ख्वाहिशात है इसको अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें, ये भी आपकी ख्वाहिशात को बूस्ट करते हुए या उसके फुलफिल होने में आपका बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसी तरह 4थे घर के अंदर अगर आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा है, तो आप बहुत ही ख्याल रखें अपनी वालदा का, उनकी
उनकी उनके डिज़ायर्स का, या यूँ कह लें कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे उनको ठेस पहुँचे या वो हर्ट हो जाए, तो भी आपके मामला सुधरते हुए, आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आपको नज़र आएगी। और कोशिश करें अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करते हो, तो आपके बैठने का जो फेसिंग एरिया वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, यानी आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुक करके बैठ कर अगर काम करोगे तो भी आपको फायदा होगा। इसी तरह पांचवें घर के हवाले से आपकी बुद्धि का घर है, आपकी अकलानी ताकतों का। जितना लर्न करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना ही आपकी अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, उतना ही आपको फायदा होगा, आपके डिजायर्स भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह बच्चों के एजुकेशन के हवाले से कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर, कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, वहां पे डोनेशन करना, ये भी आपको फायदा देगा। अगर पांचवें घर में आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा है, अपने आप को किसी भी किस्म की फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करना, ये भी आपको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। इसी तरह छठे घर के हवाले से में अगर आपका रूलिंग लॉर्ड छठे घर में बैठा है, तो आपकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन करना, मजहब की तरफ आना, ये आपको बहुत भरपूर फायदा देगा अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने में। इसी तरह हरे भरे ग्रास पे यानी घास के ऊपर रोजाना चलना, चहलकदमी करना, ये भी छठे घर में आपके रूलिंग लॉर्ड के होने का फायदा देगा और भरपूर तरीके से ख्वाहिशात की तकमील आप देखोगे। अपने घर में किसी जगह पे ग्रीन कलर के पेपर में अपनी विश को ग्रीन इंक से लिखना, यानी लिख कर आप लगा दें अपने घर में, तो भी आपको भरपूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह सातवें घर के अंदर अगर आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा है, तो आप अपने स्पाउस के, आपका जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर, आपके लव पार्टनर का बहुत ख्याल रखें, उसकी केयर करें, तो भी आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अपने चाहने वालों के साथ अपनी ख्वाहिशात, चाहे आपके लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, अपनी ख्वाहिशात को शेयर करें, इससे भी इसके तकमील को होने में आसानी रहेगी। अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, अपने नए नए लोगों को ऐड करें अपने फ्रेंड सर्कल में, या लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, ये भी आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने में फायदा देगा। इसी तरह से आठवें घर के अंदर अगर आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा हुआ है, तो आपको अकल्ट सब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन चीजों को सीखने से फायदा मिलेगा। अपने इन लॉज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना भी आपकी ख्वाहिशात को पूरा करता हुआ नजर आएगा। एक तेज पत्ता आप सबने सुना होगा, तेज पत्ते के ऊपर मार्कर या बॉल पेन से अपनी ख्वाहिश को लिखने के बाद पानी में बहा देना है, चाहे वो दरिया का पानी हो, समंदर का पानी हो, या कहीं किसी भी पानी वगैरह में बहा दें उसको, तो भी आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आपको नजर आएंगी। इसी तरह नाइन्थ हाउस में अगर आपका रूलिंग लॉर्ड बैठा हुआ है, तो फिर अपने वालिदैन की, अपने खास तौर पर अपने वालिद की बहुत ज्यादा इज्जत करना, ये भी आपको फायदा देगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, स्टडीज के हवाले से या स्कूल या कॉलेजेस के हवाले से, या फादर को आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। इससे भी आपके डिजायर्स की कंप्लीशन का फायदा होगा, यानी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेवल्स करना आपको बड़ा फायदा देगा, लंबी दूरी की यात्रा कह लें या सफर करना, ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील को आसान बनाएगा। अगर 10वें घर की बात करें, 10वें घर में अगर आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो फिर आप गरीबों को खाना देना, जेन्युइन जो कि माफिया ना हो, गरीबों को खाना देना, उनकी मदद करना, उनको किसी भी तरीके से मुस्तहिकीन की मदद करना, एनजीओज को पैसे देना, ये भी आपकी ख्वाहिशात की तकमील को मुकम्मल होता हुआ नजर आए। इसके अलावा 10वें घर में आपका रूलिंग लॉर्ड का होना, घड़ी, अच्छी वाली घड़ी पहनना, ये भी इसका आपको ख्वाहिशात की तकमील के फायदे को देगा। और इसके अलावा आपकी विश को पेस्ट करें, जैसे हमने अभी पहले ही आपको कुछ हाउसेस में बताया कि आपके विश को पेस्ट करना है लैपटॉप के ऊपर। आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या और कुछ नहीं तो मोबाइल फ़ोन पे आप कुछ लिख कर इस तरह रखा लें कि जब भी आप खोलें आपको वो आपकी विश नज़र आए। तो ये 10th हाउस में रूलिंग लॉर्ड का होना, ये इसको पूरा करता हुआ नजर आएगा। अगर 11th हाउस में रूलिंग लॉर्ड आपका है 11वें घर में, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का ही घर है, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर भी इसको माना जाता है, तो आप एडवाइस लें अपने जो दोस्त हैं, अपने अहबाब हैं, इनसे, अपने रिलेटिव से कोई भी परेशानी हो तो उनसे मशवरा लेना, ये भी आपकी ख्वाहिशात को तकमील करने में बहुत ट्रिगर करेगा, बहुत जल्दी करेगा। और साथ ही साथ अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की, अपने नई प्लानिंग्स करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पैसे बढ़ाने के तरीके सोचें, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आखिरी घर यानी 12वें घर की अगर हम बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड अगर 12वें घर में है, तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन का घर भी इसको माना जाता है, तो 12वें घर के हवाले से मेडिटेशन करना, इबादत करना, अल्लाह को याद करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी करना, या जो भी मजहब में आप है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील को आप अपने आंखों के सामने होते हुए देखोगे। इसी तरह ब्लाइंड्स के हॉस्पिटल्स में या कोई भी एनजीओज वगैरह में डोनेशन करना, पैसे देना, गरीबों को देना, जीनियन गरीबों को जो वाकई में गरीब है उनकी मदद करना,
किसी भी तरह से फलाही काम करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और आपकी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बनेगा। याद रखिएगा, ये जो 12 के 12 ऑप्शंस हमने आपको दिए हैं, इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लगातार करना है बगैर अपने आप को मायूस किए। आप मायूस हो गए, आप ढीले पड़ गए, आपने बोला नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करता, मुझे नहीं भरोसा आता, तो फिर ये चीज़ें होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख नोट कर लो, आज 23 मार्च है। 4 महीने बाद, तकरीबन 4 महीने बाद इसी वीडियो पे आना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपने जो बोला सब गलत है, जो आता है बोलना, लेकिन इस कमेंट्स में आके आप यकीनन पॉजिटिव रिव्यू दोगे, अच्छा बताओगे और बताओगे कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई। 4 महीने लगातार इस चीज़ों को करना है जो हमने आपको बारी बारी बताई हैं। लेकिन अगेन सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है तो घबराना नहीं कि ये 12 चीज़ों में इतने सारी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है। आपका रूलिंग लॉर्ड किस घर के अंदर बैठा हुआ है उसको देखते हुए, फर्ज करें 5th हाउस में, तो आपको 5th हाउस के हवाले से हमने हर एक के साथ नंबर भी बताया। 5th हाउस के तमाम एक्टिव जो चीज़ें हैं उनको आपको पूरा करना है, एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, तो जाके आपका आपकी जो फुलफिलमेंट है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुकम्मल होते हुए आप देखोगे। अब एक चीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, देखो एक चीज़ तो आप बोलते हो कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हमारे कौन से हाउस में जो हमारा रूलिंग लॉर्ड बैठा है। मैं रोज़ाना वीडियोस में बताता हूँ, यही तो बताता हूँ भाई, आपका वीनस इस हाउस में बैठा हुआ है, आपका जुपिटर इस हाउस में बैठा हुआ है, आपका जो है वो राहु इस हाउस में बैठा हुआ है। तो ये क्या है, यही तो है कि आपको पता है कि आपका रूलिंग लॉर्ड अगर फ़र्ज़ करें जुपिटर है, तो वो वीडियो में बता ही रहा हूँ ना मैं, तो वैसे ही आपको पता चल जाता है कि किस हाउस में बैठा है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना, आप में से जो लोग एक्सीडेंटली, जिनको पता भी नहीं था और वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि ये चीज़ करने से आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या ख्वाहिशात आप जो सोचते थे वो पूरी होके मिली आपको कि नहीं मिली, या आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई कि नहीं हुई, ये ज़रूर बताना। अगर एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे भी अगर ये चीज़ें कर ही रहे थे, तो क्या आपकी ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखी हैं कि नहीं देखी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।